हेलो एवरीवन, मैं इमरान एनआईएसएम ट्रेनर। आज हम लोग एनआईएसएम 5 में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम में आने वाले रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। व्हाट एक्सेप्शन इज मेड फॉर इन्वेस्टमेंट बाय सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इफ द एनुअल स्टेटमेंट इज बिलो ₹50,000। अगर एसआईपी इन्वेस्टमेंट 50,000 से कम है तो कौन सी रिक्वायरमेंट में एक्सेप्शन मिलता है? पहला ऑप्शन है केवाईसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन। दूसरा ऑप्शन है फोटो आइडेंटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड। तीसरा ऑप्शन है पैन कार्ड इज नॉट रिक्वायर्ड। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है पैन कार्ड इज नॉट रिक्वायर्ड। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए पैन कार्ड देना जनरली मैंडेटरी होता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। माइक्रो एसआईपी के केस में पैन कार्ड रिक्वायरमेंट नहीं होता है। टोटल इन्वेस्टमेंट अगर 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 12 मंथ रोलिंग बेसिस या अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर है, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। Who should invest more in liquid funds? Mr. A, who has a small business, or Mr. B, who is senior manager with a multinational company? कौन ज्यादा पैसा लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करेगा, मिस्टर ए या मिस्टर बी? तो इसका राइट आंसर है मिस्टर ए। क्यों इसका राइट आंसर मिस्टर ए? क्योंकि बिजनेस में कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वो लिक्विड फंड में ज्यादा एलोकेशन करेगा। लिक्विड फंड से पैसा जल्दी और इजीली निकाला जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर है मिस्टर ए। और मिस्टर बी के केस में स्टेबल और हाई पेइंग जॉब है, रेगुलर सैलरी आती रहती है, इसलिए लिक्विडिटी इशू नहीं है उनके साथ। वो लिक्विड फंड्स में कम और ग्रोथ फंड में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा इनकम स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी नीड पर डिपेंड करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ द कस्टोडियन? कस्टोडियन का रोल क्या है? पहला ऑप्शन है टू इशू अकाउंट स्टेटमेंट टू द म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स टू कीप द सेफ कस्टडी ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम। तीसरा ऑप्शन है टू इशू स्टेटमेंट ऑफ फंड्स होल्डिंग टू द इन्वेस्टर। चौथा ऑप्शन है टू एग्जीक्यूट द बाय एंड सेल ऑर्डर्स इन द स्टॉक मार्केट। तो इसका राइट आंसर है टू कीप द सेफ कस्टडी ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम। कस्टोडियन का मेन काम होता है म्यूचुअल फंड के एसेट्स यानी सिक्योरिटीज को सेफ कस्टडी में रखना। कस्टोडियन सिक्योरिटीज को रिसीव करता है जब फंड परचेज होता है और डिलीवरी करता है जब फंड सिक्योरिटीज सेल करता है, यानी बाय और सेल ट्रांजेक्शन के लिए सिक्योरिटीज का प्रॉपर मूवमेंट हैंडल करता है। इसलिए कस्टोडियन सारे ट्रांजेक्शन को सेटल करता है म्यूचुअल फंड स्कीम के बिहाफ पर। The difference between the yield on gilt and the yield on a non-government debt security is called gilt और कॉर्पोरेट डेट का yield का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है वाईटीएम, दूसरा ऑप्शन है क्रेडिट स्प्रेड, तीसरा ऑप्शन है yield टू कॉल और चौथा ऑप्शन है रिस्क स्प्रेड। तो इसका राइट ऑप्शन है क्रेडिट स्प्रेड। आइए इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। गिल्ड का यील्ड जनरली सबसे लो होता है सेम टेन्योर के लिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डिफॉल्ट रिस्क ऑलमोस्ट नहीं होता है, इसलिए उनका रिटर्न कम होता है। दूसरी तरफ नॉन गवर्नमेंट जैसे कि कंपनीज हो गई, कॉर्पोरेट हो गई, उसमें डिफॉल्ट का रिस्क होता है, इसलिए वो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए हायर यील्ड ऑफर करते हैं। क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है? गिल्ड का यील्ड और नॉन गवर्नमेंट डेट का यील्ड के बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्रेडिट स्प्रेड होता है। तो इसका राइट आंसर है क्रेडिट स्प्रेड। द फंक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स। स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट का मेन फंक्शन क्या होता है? पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग ऑल द स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर। दूसरा ऑप्शन है प्रोवाइडिंग ए कंपैरिजन ऑफ वेरियस म्यूचुअल फंड स्कीम। तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है प्रोवाइडिंग ऑल द स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर। म्यूचुअल फंड के लीगल डॉक्यूमेंट्स स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन और की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इन्वेस्टर को स्कीम के बारे में पूरी जरूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। ये डॉक्यूमेंट हेल्प करते हैं इन्वेस्टर को इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में, क्योंकि इनमें स्कीम के फीचर्स, रिस्क, ऑब्जेक्टिव सब कुछ क्लियरली मेंशन होते हैं।
Which of this is not included in the statement of account issued by a mutual fund? स्टेटमेंट अकाउंट में क्या इंक्लूड नहीं होता है? पहला ऑप्शन है द यूनिट बैलेंस, दूसरा ऑप्शन है द एनएवी एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ द स्टेटमेंट, तीसरा ऑप्शन है ऑल द ट्रांजेक्शन डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द स्टेटमेंट, चौथा ऑप्शन है द सिक्योरिटीज इन विच द मनी वाज इन्वेस्टेड। तो इसका राइट आंसर है द सिक्योरिटीज इन विच द मनी वाज इन्वेस्टेड। म्यूचुअल फंड जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट यानी एसओए देते हैं उसमें इन्वेस्टर के ट्रांजैक्शन की डिटेल्स होती है। हर ट्रांजैक्शन जैसे परचेस हो गया, रिडक्शन की वैल्यू, उस टाइम के एप्लीकेबल एनएवी, यूनिट्स बाय या सेल हुए, क्लोजिंग बैलेंस, टोटल यूनिट्स, लेटेस्ट एनएवी के बेसिस पर टोटल वैल्यू। एसओए में ये नहीं बताया जाता कि पैसा किस स्टॉक या डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट हुआ है। The format of key information memorandum is as per the regulation related to key information memorandum का फॉर्मेट किससे रिलेटेड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है? पहला ऑप्शन है सिक्योरिटीज मार्केट, दूसरा ऑप्शन है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, चौथा ऑप्शन है वैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। तो इसका राइट आंसर है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, किम यानी कि की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। एग्जाम में ये भी पूछ देता है किम का फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी आप लोग याद रखिए, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। सिड स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और साई स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन का समरी होता है, यानी कि किम, सिड और साई का समरी होता है। इसमें सिर्फ वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं जो इन्वेस्टर के लिए जरूरी होती है ताकि वो डिसाइड कर सके कि इन्वेस्टमेंट उसके नीड्स के लिए सुटेबल है या नहीं। किम को मार्केट में इजीली और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हर म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन के साथ किम देना मैंडेटरी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ किम देना मैंडेटरी है? ट्रू और फॉल्स में पूछा जाता है, तो ये आप लोगों को याद रखना होगा कि किम मैंडेटरी है हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। Non-resident Indian (NRI) application should be accompanied by check drawn on dash for repatriable investment। अगर एनआरआई रिपेट्रेबल इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो चेक किस अकाउंट से होना चाहिए? पहला ऑप्शन है एनआरई अकाउंट ओनली, दूसरा ऑप्शन है एनआरओ अकाउंट ओनली, तीसरा ऑप्शन एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट ओनली और चौथा ऑप्शन है लोकल अकाउंट। तो इसका राइट आंसर है एनआरई अकाउंट ओनली। एनआरआई और पीआईओ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और नॉन रेसिडेंट इंडियन जो अब्रॉड रहते हैं उनके पास म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है रिपेट्रेबल बेसिस, इन्वेस्टमेंट के पैसा और रिटर्न वापिस अब्रॉड ट्रांसफर किया जा सकता है, इसके लिए जनरली एनआरई अकाउंट यूज होता है। दूसरा ऑप्शन है नॉन रिपेट्रेबल बेसिस, इसमें क्या होता है इन्वेस्टमेंट का पैसा और रिटर्न इंडिया से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इसके लिए एनआरओ अकाउंट यूज होता है। एप्लीकेशन के टाइम जैसे कि रिपेट्रेबल इन्वेस्टमेंट में चेक एनआरई अकाउंट से होना चाहिए और नॉन रिपेट्रेबल इन्वेस्टमेंट में चेक एनआरई अकाउंट से होना चाहिए। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि रिपेट्रेबल इन्वेस्टमेंट जब होगा तो चेक एनआरई अकाउंट से होगा और नॉन रिपेट्रेबल इन्वेस्टमेंट होगा तो चेक एनआरओ अकाउंट से होगा। The expenses of dash cannot be charged to a mutual fund scheme। कौन सा एक्सपेंस म्यूचुअल फंड स्कीम पर चार्ज नहीं किया जा सकता? पहला ऑप्शन है कस्टोडियन फी, दूसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तीसरा ऑप्शन है रजिस्ट्रार सर्विसेज फॉर ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, चौथा ऑप्शन है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका राइट आंसर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपेंसेस किसी एक स्कीम के लिए स्पेसिफिक नहीं होता बल्कि पूरी एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए होता है। ये एक्सपेंस किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम पर चार्ज नहीं किया जा सकता, इसका कॉस्ट एएमसी खुद बेयर करती है। If a segregated portfolio is created, it shall be effective from। segregated portfolio कब से इफेक्टिव माना जाएगा? पहला ऑप्शन है द डे ऑफ क्रेडिट इवेंट, दूसरा ऑप्शन है द 7 day prior to the credit event, तीसरा ऑप्शन है 1 year from the date of the credit event, चौथा ऑप्शन है द डे दैट सिक्योरिटी वाज बाउट इन द पोर्टफोलियो। तो इसका राइट आंसर है द डे ऑफ क्रेडिट इवेंट। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2018 में एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन अलाउ किया है। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का क्रिएशन
स्पेशली डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के लिए। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो क्या होता है? जब किसी बॉन्ड या इंस्ट्रूमेंट में क्रेडिट इवेंट यानी कि डिफॉल्ट या डाउनग्रेड एक्सेट्रा हो जाता है तो उस इफेक्टेड इन्वेस्टमेंट को अलग कर दिया जाता है मेन पोर्टफोलियो से। इसी अलग किए गए पार्ट को सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो कहते हैं। इसका पर्पस है सभी इन्वेस्टर के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो, लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज किया जा सके और सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो क्रेडिट इवेंट के दिन से ही इफेक्टिव हो जाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपको सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि पूरी जर्नी के लिए प्रिपेयर करते हैं, ट्रेनिंग, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिकल गाइडेंस के साथ। अगर आप सीरियस है अपने फाइनेंशियल करियर को लेकर तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।